नमस्कार, मैं हूं कुमार नरेंद्र सिंह। इतिहास के झरोखे के इस दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बातें बाबरनामा की। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई एक डायरी है जिसे हम रोजनामचा भी कह सकते हैं। इसमें रोज रोज की बातें उसने दर्ज की हैं। बाबर ने अपनी ज़िंदगी के लगभग हर घटनाओं का जिक्र इसमें किया है। शुरुआत से लेकर मृत्यु के कुछ दिन पहले तक की सारी घटनाओं का वर्णन उसने किया है। बाबरनामा का महत्व इस बात में निहित है कि यह सिर्फ जो घटनाएं हुई जैसी हुई उसको उसी रूप में उसने लिखा। बाबर कहता है कि मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना, किसी को नीचे दिखाना नहीं है और न मैं अपनी प्रशंसा के लिए लिख रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा है, बस मैं उसे ही कह रहा हूँ। यही कारण है कि बाबर ने बाबरनामा में उन बातों का भी जिक्र किया है जिनके बारे में लोग कहने से परहेज रखते हैं। इस मामले में मैं इसे गांधी जी के माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की कैटेगरी में रख सकता हूँ। बाबर ने वो हर चीज़ लिखा है जो ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में हुआ, चाहे अच्छा हो, बुरा हुआ हो, गलत ही क्यों ना हुआ हो, उसने सब कुछ लिखा है। बाबरनामा की बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि दुनिया में महान से महान शासक हुए, एक से एक राजा महाराजा और बादशाह हुए, पर किसी ने भी जहांगीर को छोड़कर बाबर के अलावा किसी ने भी डायरी या अपनी जीवनी नहीं लिखी। हाँ, विक्टोरिया ने 1837 और 1901 के बीच जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, उन्होंने जरूर अपनी डायरी लिखी। पूरे विश्व इतिहास में इन दो लोगों को छोड़कर किसी तीसरी डायरी का जिक्र हमें नहीं मिलता है। बाबर कितना ईमानदार था अपनी लेखनी में, बातें कहने में, इससे आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसकी सेना में व्याप्त, न सिर्फ सेना के सैनिकों में बल्कि अधिकारियों में भी वो लिखता है कि हमारे सैनिकों में व्यभिचार चरम पर था। ऐसा शायद ही कोई लिख सकता है। वह उनके बारे में लिखता है जिनके साथ वह रात दिन रहता है। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने जीवन में बाबर शराब खूब पीता था, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत देर से हुई। वह लिखता है 29 साल की उम्र में मैंने पहली बार शराब का स्वाद चखा और धीरे धीरे मेरी जुबान पर यह चढ़ता गया। इतना ही नहीं, अपने बारे में लिखता है कि मुझे भांग का भी शौक था, खासकर माजूम जो दूध और चीनी मिलाकर, भांग में दूध चीनी मिलाकर एक कैंडी की तरह बनाई जाती है, उसे बेहद पसंद था। यहाँ तक कि खानवा के युद्ध के समय जब उसने शराब से तौबा की, तब भी वह माजूम को नहीं छोड़ सका और लगातार उसका सेवन करता रहा है। शराब की पार्टियां जो होती थी उसके बारे में वो लिखता है कि कभी कभी तो कई कई दिन तक हम लोग शराब पिया करते थे। कहने का अर्थ कि सुबह से लेकर देर रात तक बीच में सिर्फ नमाज के लिए वह शराब का सिलसिला टूटता था और फिर शराब शुरू हो जाती थी। हाँ, उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में किसी औरत को शराब पीते हुए नहीं देखा, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसे मैं जानता नहीं था। उसका नाम किसी ने कुछ बताया था। वह शराब पीकर मेरे पीछे पड़ गई थी। उसे जान बचाने के लिए मुझे ज़्यादा नशे में होने का बहाना बनाना पड़ा और मैं जहाँ बैठा हुआ था उससे नीचे गिर गया जानबूझकर। इसके बाद वह औरत चली गई। इतना ही नहीं, वह हर एक उस अधिकारी का नाम बाबरनामा में लिखता है जो उसके कहीं न कहीं सहायक रहे हैं।
जो यहाँ तक कि युद्ध में कौन सा सेनापति किधर था, कौन सा सेनापति बीच में था, बाएं था, दाएं था, किसने कहाँ फतह की, किसने मेरी जान बचाई, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, वह जिसने भी उसके लिए ज़िंदगी में कुछ किया उसे हमेशा उसका प्रतिदान देता था। उदाहरण के लिए जब उसने आगरा पर विजय प्राप्त किया तो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, और उस पार्टी में ओहदे के अनुसार सारे लोगों को गिफ्ट दिए गए, जिसमें हुमायूं को सबसे ज़्यादा 80 लाख रुपए, सोने की 2 तलवार और 2 खूबसूरत घोड़े दिए गए थे। इसी तरह से सारे लोगों को दिए गए थे, यहाँ तक कि उन्हें भी दिया गया जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, जैसे फ़कीरों। मक्का और मदीना तक को गिफ्ट दिया गया था, बाबर ने सबको दिया। काबुल, कंधार के रहने वालों के लिए भी गिफ्ट भेजे उसने। यहाँ तक कि जो एक आदिवासी समूह था काबुल का, जिसने उसे युद्ध में, काबुल के युद्ध के समय सहायता की थी, उसे बुलाकर उसने उसकी इज्जत बख्शी और इनाम खैरात दिए। भारत में जब वह चढ़ाई करता है तो इब्राहिम लोदी से उसका सामना होता है। उसके पहले छोटे मोटे राजाओं से उसका युद्ध हुआ, लेकिन वह कोई विशेष महत्व का नहीं था, क्योंकि जल्दी ही उन राजाओं ने अपनी तलवारें रख दी। दिल्ली पर चढ़ाई के पहले वह बताता है कि इब्राहिम लोदी के चाचा ने मुझे खुद आमंत्रित किया था। कई लोग कहते हैं कि राणा संगा ने आमंत्रित किया था, लेकिन बाबर ने कहीं भी बाबरनामा में राणा संगा का इस रूप में जिक्र नहीं किया है कि उन्होंने मुझे भारत पर चढ़ाई करने के लिए कहा। बहरहाल इब्राहिम लोदी से युद्ध, बाबर के बाबरनामा के अनुसार इब्राहिम लोदी का युद्ध तो बहुत आसानी से जीत लिया गया। दोपहर होते होते करीब 50 लाख की फौजें बाबर की सेना ने काट डाला, गाजर मूली की तरह काट डाला। और इसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए रवाना किया। दिल्ली में उसने कोई पार्टी नहीं दी, सिर्फ 2 दिन ठहरा। वह निजामुद्दीन लिखता है, मैं निजामुद्दीन की दरगाह में गया, वहाँ मैंने सजदे किए और 2 दिन जमुना के किनारे बोट पर सैर किया। फिर मैं हौज खास, जिसे हौज शमसी कहा जाता है, मैं हौज खास गया और इब्राहिम लोदी के महल में आराम किया। फिर वह आगरा चला गया। लेकिन जब उसे राणा संगा से युद्ध की नौबत आई तो उस समय उसके सैनिक काफ़ी घबराए हुए थे। उसका कारण यह था कि आगरा के पास बयाना पर औरंगजेब ने अधिकार तो कर लिया था, किंतु मुकम्मल तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी वहाँ बहुत बड़ी सेना नहीं थी। महाराणा संगा ने बयाना को तुरंत ही जीत लिया और वहाँ से जो बाबर के अधिकारी भाग कर आए, अमीर उमरा भाग कर आए, उन्होंने राणा की इतनी बड़ाई की, उसकी वीरता का ऐसा बखान किया कि बाबर के सेना में दहशत सी हो गई। बाबर खुद लिखता है कि मेरे सैनिक दहशत में थे और वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगा कि यह तो हाथ में आया हुआ मौका गंवाने जैसा होगा। हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया मैंने और ये राणा संगा से भागकर मेरे सिपाही चले जाएंगे, यह तो संभव नहीं है। फिर मैंने वह किया जो मुझे करना चाहिए था। उस समय बाबा खान जो गजनी से 20 ऊँटों पर शराब लाद कर लाए थे हमारे लिए, उसे मैंने अपने लोगों के सामने फुड़वा डाला और जहाँ फूटा वहाँ एक कुएं का निर्माण किया मैंने। वह कुआं शायद आज भी हो हिंदुस्तान में, शायद आज भी है। बहरहाल इसके बाद उसने अपने उमरा और सेनापतियों को बुलाया और कहा कि काबुल में भूखों मरने से बेहतर है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर सर पटक पटक के मर जाया जाए। क्या आपको नहीं लगता, क्या इसी दिन के लिए हम हिंदुस्तान आए थे कि दिल्ली जीत लें और जीत कर हम फिर वापस लौट जाएं? धीरे धीरे
संचार होने लगा साहस का उसके सैनिकों में। और फिर जब एक आदमी, उसका एक सेनापति बोला कि मैं आपके साथ हूँ, इसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और लगा कि नहीं, अब आखिर ऐसा क्या था राणा संगा में जो बाबर की सेना दहशत में आ गई थी। हुआ यह कि बयाना पर कब्जे के बाद बाबर ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजी कि उसे मुक्त कराओ बयाना को। राणा संगा वहाँ नहीं था, सिर्फ उसकी सेना थी और अभी कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं थी। हमारे सैनिक वहाँ पहुँचे, झड़प हुई और झड़प ऐसी लड़ाई में तब्दील हुई कि हमारा एक भी सैनिक नहीं बचा। हमारे लगभग 200 सैनिक काट डाले गए, राणा की सेना ने उन्हें मार डाला। ये बाबरनामा में बाबर लिखता है। इसलिए उसकी सेना दहशत में थी। लिखा, दूसरी बार चलते फिरते मुठभेड़ हो गई, उसमें भी हमारी सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक था कि हमारे सैनिक डरे हुए थे उसकी सेना से। लेकिन युद्ध के दिन मैंने जो रणनीति बनाई उसमें राणा संगा फंस गया और अंततः उसकी हार हुई। राणा संगा खुद तो नहीं मारा गया, लेकिन उसके कई बहादुर सिपाहसालार मारे गए। लेकिन अजीब बात है कि बाबर ने हसन खां मेवाती का नाम नहीं लिया है मरने वालों में, जबकि बाबर राणा संगा के युद्ध में सबसे पहला शहीद होने वाला हसन खां मेवाती था। शायद इसलिए कि बाबर ने हसन खां मेवाती को पैगाम भेजा था कि तुम मेरी तरफ से हो जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली दे दूंगा, और हसन खां ने इसे स्वीकार नहीं किया। बहरहाल अब वह भारत के बारे में लिखता है। भारत के बारे में लिखता है। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब उसकी पहली शादी होती है बाबर की, तो वह इतना लजीला था, उसे प्यार मोहब्बत से इतनी शर्म आती थी कि वह 15 दिनों तक अपनी पत्नी से मुलाकात भी नहीं कर पाया। वह अपने बारे में लिखता है, मुझे प्यार का पहला एहसास तो एक लड़के के प्रति आकर्षण से हुआ। उस लड़के का नाम बाबरी था। मैंने बाबरी के प्रेम में शेर व शायरी करना सीख लिया। जब उसे वह छोड़कर चला गया, बाबर लिखता है, तो मैं शायर बन गया। मैं गली गली कूचों में घूमता था, नंगे पांव जंगलों में घूमते रहता था, निरर्थक बिना उद्देश्य के। लोग कई बार मुझे पागल समझते थे, लेकिन उन्हें क्या पता, मैंने लिखा अपनी शायरी में कि तुम कितने बड़े दिल के चोर हो, तुमने भी दिल चुरा लिया और भाग गए, मेरा जीवन वीरान कर दिया। बहरहाल धीरे धीरे वो इस बात को समझा कि किसी लड़के से प्यार करना बहुत दूर की चीज़ नहीं है, बहुत दूर तक नहीं चल सकता यह संबंध। इसलिए वह लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगा। यूँ तो उसने 3 शादियाँ की, एकाध रखैलों का भी जिक्र है, परंतु सबसे ज़्यादा वह माहम बेगम को प्यार करता था। बाबर, क्या है विडंबना नहीं है? हिंदुस्तान में बाबर ने जिस वंश की नींव डाली उसे मुगल वंश कहा जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत मुगलों से करता था, मुगलों और उज्बेकों। इन दोनों के बारे में वह लिखता है, ये दोनों आतताई होते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं सिर्फ विध्वंस मचाते हैं, इनके लिए मनुष्य या किसी की ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज हम उसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बादशाह बाबर मुगल नहीं था, तुर्क था, और उसने अपनी जो किताब बाबरनामा लिखी वह तुर्की भाषा में ही लिखी। इसका पहला अनुवाद अकबर ने अपने शासन के काल के दौरान में अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से किया, जिसमें चित्र जड़े गए और उस किताब को खूबसूरत बनाया गया। वह अपने सबसे बड़े विद्रोही के रूप में सिर्फ 2 लोगों को चिन्हित करता, शैबानी खां उज्बेक और राणा संगा। शैबानी खां उज्बेक ने तो उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर दी थी। जब समरकंद को बाबर ने जीत लिया था और अभी खुशियां मनाने ही जा रहा था कि शैबानी खां उज्बेक ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बाबर को भागने का मौका भी नहीं मिला। उसने लड़ने का निश्चय किया और लड़ाई हुई। लड़ाई में लगातार बाबर पिछड़ता जा रहा था। अब उसे लगा कि अब तो बचना संभव नहीं है, लेकिन
दैव संजोग से उसी समय शैबानी खान ने पैगाम भेजा कि बाबर, अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा और छोड़ के चला जाऊंगा। बाबर तैयार तो नहीं था, पर उसकी बहन ने खुद कहा कि अभी मुझे अपने ख़ानदान की चिंता है और ख़ानदान को बचाने के लिए मैं अपनी बलि दे सकती हूँ। और इस तरह शैबानी खां उसकी बहन को लेकर चला गया। जाते जाते बाबर ने अपनी बहन से सिर्फ इतना ही कहा था, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। और तब वह शाह फ़िरान के पास मदद के लिए गया, शैबानी खां के विरुद्ध लड़ाई के लिए। शाह की ईरान ने मदद देने की हामी भरी और कहा कि ठीक है, मैं मदद दूंगा। बहरहाल भारत के बारे में उसे बहुत चीज़ें नापसंद थी। यहाँ का मौसम, फल, वो कहता था यहाँ कोई अच्छा फल नहीं होता, सिर्फ आम एक अच्छा फल है, उसमें भी कुछ आम, बाकी सब बेकार है। जानवरों के रूप में वह हाथी और गेंडे का ही जिक्र करता है। चिड़ियों में तोता और मोर का जिक्र करता है। लेकिन आश्चर्य है कि वह कोयल का जिक्र नहीं करता है, जबकि वह गर्मियों में यहाँ था। गर्मियों में कोयल की कूक पूरे हिंदुस्तान में सुनी जा सकती है, लेकिन बाबर के कानों से उसकी कूक महरूम ही रही। यहाँ के लोगों के पहनावे पर भी उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि पता नहीं कौन सा पहनावा पहनते हैं। धोती और साड़ी को वह हिकारत की नज़र से ही देखता था। यह बात अलग है कि बाद के मुग़ल बादशाहों ने साड़ी को अपने घर में वह स्थान दिया जो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद था। बेगमों के लिए साड़ी पहनना लगभग अनिवार्य कर दिया गया था। आज बाबर नहीं है, उसकी बाबरनामा है, और उससे हम हिंदुस्तान ही नहीं, उस समय के पूरे बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान के बारे में समझ सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि कई शब्द जो आज प्रचलित हैं उसे बाबर ने ही दिया था। जैसे हम कहते हैं कि खुदा को प्यारे हो गए या गोलोक धाम को पधारे, कहने का अर्थ कि कोई मर गया, ऐसा कहने से पहली बार बाबर ने ही इनकार किया था। बख्शिश जैसे शब्द। इतना ही नहीं, मुगलिया खाना बाबर के आने से ही संभव हुआ। आज जो इस मुग़ल डिश की हम बात करते हैं वह मुग़ल की ही देन है, और ख़ासकर बाबर की। जहाँ तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की बात है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो बाबरनामा में सिर्फ बाबर इतना ही लिखता है कि मैं अयोध्या गया था और वहाँ चंद दिनों, 2 ही दिन लिखता है कि मैं सिर्फ 2 दिन ठहरा था वहाँ, और सरजू के किनारे मैंने तंबू गाड़ा था। दूसरे दिन मैंने मीर बाकी को आदेश दिया कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद कैसी बनेगी ये तुम जानो, उसका क्या नाम होगा ये तुम जानो, लेकिन यहाँ एक मस्जिद बननी चाहिए। लेकिन इस बात का उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि उसने कहा हो कि राम मंदिर को तोड़ के बनाया जाए या राम मंदिर वहाँ था। इस बात का कोई जिक्र बाबरनामा में नहीं मिलता है। थैंक यू।